मैंने आपको बोला था कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इट इज जस्ट द कर्व बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्पीड इंटरवल वर्सेस स्पीड कर्व। ठीक है, ये होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर जो भी एरिया आता है, इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात बेटा, अब यहां पर जैसे मैंने आपको बोला है कि 3 टाइप के वेलोसिटीज बताइए, तो सबसे पहले वी आर एम एस, वो आपको पता है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं रूट, या सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबल, है ना, वी एम पी यानी वीपी के बारे में लिख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। ठीक है, रेडी? तो बेटा लिखिए, स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेम स्पीड होती है। देखो बहुत सारे, देखो कहने का मतलब यह है कि कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लिया कि 50 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद 200 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, और 40 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, फिर 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, सो ऑन, बहुत सारी है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक और ले लेते हैं, एक और डेटा ले लेते हैं, 500 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो व्हाट इज वीपी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल 3 मीटर पर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनमें से कौन सी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी? 3 तो मीटर हम बोलेंगे कि ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसी स्पीड से मूव कर रहे हो। तो देखो यहाँ एक तो 200, 200 से ज्यादा 500, 500 मॉलिक्यूल्स के पास 15 मीटर पर सेकेंड है, तो वीपी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ पाए? हेलो? Yes, sir. या, तो वी मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसेस विद दैट स्पीड। ओके, दैट इज वी पी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो उसके बारे में मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये तो बस आपको एग्जांपल से समझाने के लिए था, इसको नोट नहीं करना था। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, या, ठीक है, तो यहां पर लिख लो बेटा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जल्दी जल्दी लिखो, द मैक्सिमम, Sir, for most probable speed. हाँ हाँ, उसी के बारे Okay. में लिख रहे हैं, तो मैं स्टार मार्क करके लिखवा रहा हूँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, maximum number of molecules having the speed, having the speed corresponding to the, corresponding to the peak of the curve, peak of the curve मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, the speed is called most probable speed, the speed is called most probable speed। ठीक है, so basically it is the speed possessed by the maximum number of molecules। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल स्पीड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वीपी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 वी कैन से रूट ऑफ 8 के टी, के कौन सा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला है। ठीक है, तो के बी लिख लेना अपॉन पाई एम। ठीक है, और बेटा ये m क्या है? मास ऑफ द गैस, m इज मास ऑफ द गैस,
और सर इसी चीज को आप, हाँ हेलो, क्या हुआ बेटा? सर टोटल मास ना? हाँ नहीं नहीं हाँ मतलब मास ऑफ द गैस, इट इज नॉट मोलर मास, यस टोटल मास ऑफ द गैस, ठीक है, ओके समझ रहे हो? m is mass of gas, not molar mass, it is just the mass of gas, mass of gas in that container. Next और करके लिख सकते हैं Vp is equals to 8 RT upon pi capital M, बट यहाँ पर कैपिटल M क्या हो जाएगा? दिस विल बी द मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? यार रूट नहीं आएगा। हाँ आएगा ना बेटा, वही है, मतलब ऊपर वाला ही है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं ऑफ द गैस, ठीक है? आया समझ? यस सर। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। √8 kT बाय पाई एम, यहाँ पर m स्मॉल है मतलब मास ऑफ द गैस, तो मास ऑफ गैस दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन आपको बोला है कि ऑक्सीजन मूव कर रही है और मास कितना है वो नहीं गिवन है, तो इस कंडीशन में आपको √8 RT अपॉन पाई कैपिटल M यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर कैपिटल M क्या होता है? मोलर मास होता है, ठीक है? Excuse me, sir. Can you यस please show the upper part? बेटा, यहीं से स्टार्ट हुआ था, आज का जो भी स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली, ओके? Okay, sir. उससे ऊपर लास्ट क्लास वाला था। यस वेट बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, VMP, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया, इसको सही करवा देता हूँ, रुको। हमने रूट, ठीक है, तो इसका वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, तो एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा, रुको। सो इट शुड बी √2 kT बाय m एंड वी कैन से 1.41। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू चेंज करना बेटा, मैंने गलत लिख दिया था, अभी √2 RT बाय m ये वाला लगाना है ना, सॉरी मैंने एवरेज का लिख लिया था, वो एवरेज का वैल्यू था, ठीक है? आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम होता है, ठीक है? या तो √2 kT बाय m, ठीक है, ये वीपी हो गया मोस्ट प्रोबेबल, बेटा चेंज कर लेना, 8 बाय पाई हटा देना, उसकी जगह ये 2 करना, 2 kT बाय m या 2 RT बाय m, अभी ठीक है ये, ठीक है? मैंने चेंज किया है फॉर्मूला, बेटा आप भी चेंज कर लेना, मैंने गलती से एवरेज वाला फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया था, एवरेज वाला मैं अब डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है ना? ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला हो गया √2 kT बाय स्मॉल m, ठीक है, या फिर √2 RT बाय कैपिटल M। नोटेड दोस्तों, ऑल ऑफ यू? तो हम बोल सकते हैं, हाँ जी, सो हम बोल सकते हैं कि इट इज द स्पीड पॉजेसेस बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस भी स्पीड से घूम रहे होते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, दैट्स ऑल। अभी ये परफेक्ट है बेटा, इसको नोट कर लो। अब मैं इसके बाद एवरेज स्पीड कर आपको नोट करवाऊंगा, तो इसलिए आप नेक्स्ट लिखेंगे एवरेज, एवरेज स्पीड, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड्स का क्या निकाल दिया? एवरेज निकाल दिया। तो ये एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आया दैट इज, ये वो वाला फॉर्मूला है जो मैं बोलना चाहता था आपको, √8 kT बाय पाई m, ठीक है? यहाँ पर स्मॉल m लिखा है मैंने, और इसको आप एक और लिख सकते हैं, √8 RT बाय कैपिटल M, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है? ऊपर वाले में √2 RT था, यहाँ पर √8 RT बाय पाई m, है ना? पाई m कैपिटल M,
क्या हो रहा है ये, पाई यहाँ पर और ये कैपिटल एम, ठीक है ना, अभी परफेक्ट है। नेक्स्ट, एवरेज के बाद आरएमएस तो आपको पता ही था, वो तो मैं आपको लिखा ही चुका हूँ। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो भी यहाँ पर लिख ही देते हैं, जब इतना कुछ लिखा है तो वी आर एम एस कितना होता है बोलो? 3 RT by M. Can you go up? Root. यस। सर, हाँ बेटा, shouldn't average speed be 8/3 का RT by M? नहीं बेटा, 8 RT by pi m only, ठीक है, ओके सर। 8 RT by pi m only, ये परफेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। देखो इनका ऑर्डर सही से आ जाएगा तो अपना काम हो गया। तो ये देखो ये आता है 1.4 टाइम्स, ये 1 पॉइंट वी कैन से 1.5, और ये लास्ट वाला √3 की वैल्यू 1.7, बिल्कुल सही है बेटा। इनका ऑर्डर जो है मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ आपको। वीपी की वैल्यू सबसे कम होती है, उससे ज्यादा वी बार होता है, और उससे ज्यादा कौन होता है बेटा? उससे ज्यादा वी आर एम एस, मतलब वी आर एम एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये इनका ऑर्डर रहता है। तो बिल्कुल यहाँ से प्रूव हो रहा है वो चीज। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इसके अलावा कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आप इंजीनियरिंग में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है इसमें भी। हाँ बेटा, रूट मीन स्क्वायर, हाँ बेटा, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। बेटा इसको, ये रूट मीन स्क्वायर है ना, क्या है ये? रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। चलिए बेटा, मैं फिर से एक और बार यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट किया था, जस्ट ये आपको सबसे पहले कॉपी करना था। नोटेड दिस मच? Yes, sir. ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये इसके बाद आया था। चलिए, समझ आ गया? ओके दोस्तों, नोट किया? एनीबॉडी लेफ्ट? अपर पार्ट, वीपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी बार का मतलब होता है एवरेज स्पीड, और वी आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब उसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। वो क्या होता है मैं आपको शो करूंगा अभी, ठीक है। यस बेटा, दैट वाज ओनली द स्टार्टिंग ऑफ टुडे। आज मैंने बस ये फॉर्मूलाज लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बेटा नेक्स्ट राइट डाउन डिग्री सर ऑफ फ्रीडम। हाँ बेटा बोलो। थोड़ा सा ऊपर दिखा दो ना, VRMS वाला। यस सर, डन। ओके, अब बेटा नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डाल दो बेटा हेडिंग,
डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अब ये क्या होता है, देखो मान लिया कि मेरे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस में कौन हो सकता है, बोलो एक एग्जांपल बताओ। हीलियम, मोनोएटॉमिक, हीलियम, वेरी गुड, तो नियॉन। हीलियम बोल सकते हो। डायएटॉमिक गैस कैसी होती है, डम्बल शेप की, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इस टाइप के कुछ आप कंसीडर कर सकते हो, दो मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है ना। अब ट्राई मॉलिक्यूलर गैस क्या हो सकते हैं, मतलब मोनो यानी कि दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो, ऐसी कौन सी गैस हो सकती है। तो O3। या आप ले सकते हो इसमें ओजोन। ओजोन कैसी होती है बेटा, ऐसी होती है या फिर ऐसे होती है। चलिए, तो हमें उस नाम से कोई मतलब नहीं है, हम ले लेते हैं एग्जांपल कि लेट से एक ऐसी है जो ट्राई एटॉमिक लीनियर है, और एक ऐसी है जो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, समझ रहे हो। एक तो हो गई ट्राई एटॉमिक लीनियर और एक हो गई ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। क्लियर, कोई दिक्कत। नो सर। नो। अच्छा, एक मॉलिक्यूल है लेट से, वो कितनी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मोशन कर सकता है और जेड डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, यस और नो। करेक्ट, Yes, sir. यस। तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि एक्स डायरेक्शन में जो भी उसकी वेलोसिटी है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। बेसिकली होता तो हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन v का वी एक्स वी वाई और वी जेड, तो इसी तरह से लिखते हैं ना हम लोग, यस और नो। तो यस ये सर। एक्स डायरेक्शन के लिए, ये वाई डायरेक्शन के लिए और ये जेड डायरेक्शन के लिए, ये सबके लिए वैलिड है ना, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या ट्राइएटॉमिक हो। वो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम तीनों डायरेक्शंस के लिए एक एक पार्टीशन कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। पर ये कब, जब वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा हो। तो बेटा ये किसके लिए है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये, नोट नहीं करना है आपको, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल अपनी जगह से क्या कर रहा है, चल रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी को हम लोग थ्री डायरेक्शंस में यदि उसके कंपोनेंट कंसीडर करें तो हम बोल सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम तीन पार्ट्स में लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में मोशन की वजह से, वाई एक्सिस में मोशन की वजह से और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन की वजह से, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बोलो बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया यहाँ पर, थ्री पार्ट्स में, यस और नो। हेलो, डू यू एग्री। Yes. यस सर। तो वो मोनोएटॉमिक के लिए भी यही रहेगा, डायएटॉमिक के लिए भी यही रहेगा और पॉलीएटॉमिक के लिए भी यही रहेगा। मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम हमेशा तीन पार्ट्स में कैटेगराइज, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली वी कैन से, और बेटा देखो मोशन कंप्लीटली रैंडम होती है, तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वो एक्स में ही मूव कर रहा है, वाई में ही मूव कर रहा है, जेड में ही मूव कर रहा है, इसलिए आप एक्स वाई और जेड तीनों को एक साथ कंसीडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को, ट्रांसलेशनल मोशन को यदि ऑब्जर्व किया जाए तो हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको नोट नहीं करना है, मैं एक बार सिर्फ समझा रहा हूँ। वो थ्री हो गए क्योंकि हम थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। डू यू एग्री, चलेगा, इतना समझ आया। हेलो, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री आ गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल के कि वी कैन से रोटेशनल, यानी कि देखो एक स्फीयर है, तो बेटा ये स्फीयर अपनी जगह पर रोटेट कर सकता है, यस और नो। करेक्ट, ये रोटेट कर सकता है ना। तो यदि मैं बोलता हूं कि यदि इसकी रेडियस इतनी छोटी है कि मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं, तो बेटा आप एक बात बताओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यदि मैं इसकी रेडियस को नेग्लिजिबल मानूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जीरो, यस और नो। हेलो, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया?
ओह नो, आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है ना, आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, ठीक है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस, लेट्स से एक स्फीयर है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और इसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो बेटा आई विल बी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दिस बॉडी इनटू इसकी रेडियस का स्क्वायर, समझ रहे हो? इसके प्रोपोर्शनल होता है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट प्रोपोर्शनल होता है, ओके। आई की ओके वैल्यू सर। ऐसे। हाँ, तो बेटा ये आप रोटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो बेटा आप ये बोलोगे कि इसकी रेडियस नेग्लिजिबल है, इसलिए इसके लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। तो बेटा जो भी मोनो एटॉमिक होता है ना, तो उसके लिए रोटेशनल है ना, रोटेशनल डिग्री, देखो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया, लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया, क्योंकि इसके रोटेशन को हम लोग यदि इसकी ये बहुत बहुत छोटा कंसीडर किया है ना, तो इसलिए इसका रोटेशन कोई भी एनर्जी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। नेक्स्ट, यदि आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, तो बेटा यदि आप इसके अलोंग एक्स एक्सिस और इसके अलोंग वाई एक्सिस कंसीडर करते हो, है ना, तो बेटा देखो पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले लो। यदि आप सिर्फ एक्स एक्सिस ले रहे हो, तो बेटा इसके अलोंग यदि ये रोटेट करेगा, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक्सिस पर है ना, तो बेटा फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो इसके लिए एम आर स्क्वायर, इसके लिए एम आर स्क्वायर, तो वो 0 आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लिए तो 0 हो गया। अब वाई एक्सिस के लिए देखते हैं। बेटा जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो देखो ये वाला मॉलिक्यूल जो है इससे किसी न किसी डिस्टेंस पर है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल बी देयर। तो बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, चाहे उसकी रेडियस नेग्लिजिबल है, लेकिन दोनों के बीच के कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब मॉलिक्यूल जो है वो एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर हो, तो उस कंडीशन में एक एम डी स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कुछ न कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जरूर आएगी, ठीक है। आई बात समझ? तो जब डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो देयर विल बी, देखो यहाँ पर एक तो हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक इसके परपेंडिकुलरली जेड एक्सिस होगा। इसके परपेंडिकुलरली क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर, तो आप बोल रहे हो मॉलिक्यूल भी अपने एक्सेस पे स्पिन करता है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि रेडियस 0 है। यस और यस डायटोमिक में वन मॉलिक्यूल जैसे जैसे मैरीगो राउंड में होता है, दूसरा वाला हाँ मॉलिक्यूल हॉर्स टाइप है, एक यस मॉलिक्यूल के राउंड घूम रहा है वैसे। यस यस बिल्कुल, ठीक है ना। ओके। तो बेटा इसमें एक्स एक्सिस की अलोंग यदि एक्सिस कंसीडर करें तो 0, वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर करें तो नॉन 0, और जेड एक्सिस के अलोंग कंसीडर करें तो भी नॉन 0। इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स होंगे, एक तो वाई एक्सिस के लिए और एक जेड एक्सिस के लिए। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के लिए कितना हो गया, 3, रोटेशनल के लिए 2, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक लीनियर। तो बेटा इसमें एक्स एक्सिस ऐसे कंसीडर कर लो, वाई एक्सिस ऐसे, और जेड एक्सिस जो है ऐसे। तो बेटा इसमें भी एक्स एक्सिस के लिए तो 0 आ जाएगा, वाई और जेड के लिए नॉन 0 आ जाएगा। तो ट्रांसलेशनल तो 3 होता ही है, रोटेशनल के लिए सिर्फ 2, वाई और जेड के अबाउट, एक्स वाला 0 हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस तरह का ले लो, नॉन लीनियर वाला ले लो, तो बेटा इसमें यदि मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर, तो बेटा देखो ध्यान से, यदि आप एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करते हो, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, ये किसी डिस्टेंस पर है, तो आपको नॉन जीरो मिलती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यदि आप वाई एक्सिस के अलोंग लेते हो, तो दोनों मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, मतलब देखो एक तो आ रहा है, इसी दो मॉलिक्यूल तो एक्स एक्सिस पर ही, सॉरी वाई एक्सिस पर ही आ रहे हैं, एक थोड़ी डिस्टेंस पर है, जेड, सॉरी एक मिनट। अब सबसे पहले एक्स का कंसीडर करो, टू मॉलिक्यूल्स आर ऑन द एक्सिस, एक थोड़ी डिस्टेंस पर है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट नॉन जीरो, ठीक है ना। अब वाई एक्सिस को कंसीडर करते हो तो बेटा ये वाला जो है डिस्टेंस पर है तो नॉन जीरो, और जेड एक्सिस के अबाउट कंसीडर करते हो तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस पर है, नॉन जीरो। मतलब इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अबाउट नॉन जीरो मिलेगा, तो ये 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसके लिए, 3 + 0 3, इसके लिए 3 + 2 5, इसके लिए 3 + 2 5, और इसके लिए 3 + 3 6। क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो, क्या मेरी Yes. बात समझ पाए? ठीक है, मैं आपको नोट करवाऊंगा, डोंट वरी। आपको बस ये वैल्यूज याद रखनी है, ये और ये कैसे आई डजेंट मैटर, हटाओ कैसे आई उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया था।
आपको बस याद रखना है, ठीक है। तो मैं कुछ नोट करवा रहा हूँ, उसको आपको लिखना है, इसको हटाते हैं पूरे को, ठीक है। तो सर मैं जो हाँ बेटा बोलो। we won't multiply the number like with number of molecules क्योंकि नो सबका बेटा, नहीं होगा नहीं, ना। हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल को देखें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन 3 डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट्स, तो हम बोल सकते हैं कि 3 पार्ट्स में। फिर बात आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो रोटेशन बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट हो सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट हो सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर कोई वैल्यू की बात नहीं है, हम कितने पार्ट्स में, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में हम रख सकते हैं, बस इतना ही आपसे पूछा है, ठीक है। समझ आया? यस सर। तो आपको तो सिर्फ इसके वैल्यू याद रखनी है, आपको क्या होता है कैसे होता है इसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ओके तो आप लिख लो यहाँ पर बेटा, द टोटल डायरेक्टली लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ, अभी आपको इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ independent coordinates which must be known to specify the position and configuration of dynamic system is known as degree सर व्हाट इज डायनेमिक। of freedom। एक मिनट बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, डायनेमिक सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम इन मोशन। और आपको पता होगा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स क्या होती है। डायनेमिक्स क्या होता है बेटा, तो डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस एंड उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यस बेसिकली सर। आपको यहाँ पर एनर्जीज को देखना है, ठीक है। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। ये इसकी एक डेफिनेशन है जो जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि किसी भी पार्टिकल के आपको क्या करना है, पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना है। एक सिस्टम है आपके पास, डायनेमिक सिस्टम है, यानी कि एक सिस्टम इन मोशन। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो भी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, तो उनको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो आप उसको बेसिकली आप उसको एनर्जीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है। तो आपको बस ये सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है। ये देखो, ये पूरा टॉपिक जो है ना, ये जो भी लाइंस लिखी है सब किसी काम का नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी फालतू चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ ये चीज। नीचे जो था वो तो डिलीट करना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। मैं आपको प्रॉपरली नोट करवा लेता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। बेटा सिंपल सी बात है कि एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा होगा, वो मूव कर रहा होगा, साथ ही साथ वो घूम भी रहा होगा, ऑब्वियसली रोटेट भी कर रहा होगा। तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? उसकी काइनेटिक एनर्जी को अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग उसको हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को अलग अलग ले लेते हैं।
ट्रांसलेशनल को हम 3 कोऑर्डिनेट्स में ले सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और रोटेशनल के लिए भी हम 3 एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हमेशा लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा पहले ही बोल रहा हूं कि ये सब फालतू चीजें आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। क्या रखनी है? वैल्यू। बेटा R3, ठीक है। कितने होते हैं बेटा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 होते हैं मैक्सिमम, है ना। कौन कौन से? हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। ऐसे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। So ये can you 3 go होते हैं। on? यस बेटा, ये तो बेटा पहले था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, सर हम ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना यहाँ। हाँ बेटा, तो इसलिए हाफ mvx वो सब लिया। यस। ओके। अब मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? R, वो भी 3 है ना, मैक्सिमम नंबर 3 है, ठीक है ना। अब उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसको कितना मिलेगा, ओके। R3, अब ये क्या हो सकता है? तो इसको आप हाफ I ओमेगा² बोल सकते हैं, लेकिन ये x एक्सिस के लिए है, प्लस इसी तरह से y एक्सिस के लिए भी होगा, तो हाफ IY ओमेगा² प्लस हाफ IZ ओमेगा²। मतलब कि पार्टिकल किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो 3 पॉसिबल एक्सिस है और उनके अबाउट रोटेशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मिलेगा। हाँ बेटा। सर लाइक हाउ कैन पार्टिकल रोटेट अबाउट ऑल 3 एक्सिस साइमल्टेनियसली? समझा नहीं बेटा प्रॉपर्ली। एक पार्टिकल जो है, सुनो, हम लोग ये बोल रहे हैं कि कितने पॉसिबल एक्सिस हो सकते हैं, हमने ये बात की है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। कोई चीज एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो जरूरी थोड़ी ना है। ये देखो, ये पार्टिकल है, लेट से ये एक तो ऐसे रोटेट कर रहा है ना, एक तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और मतलब कहने का मतलब इनकी इनकी रोटेशन जो है वो बीच में, लेट से बीच में किसी एक्सिस के अबाउट हो सकती है, तो हम उसका एक्स और वाई में कंपोनेंट भी तो ले सकते हैं, ये सुनो, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो 3 पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर। मतलब 3 एक्सिस के अबाउट हम कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल एक साथ तीनों के अबाउट रोटेट कर ही रहा होगा, या तो वो एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है, या वो वाई के अबाउट रोटेट कर रहा है, या वो जेड के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। यस सर। तो पॉसिबल 3 हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि बेटा जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो इसके रोटेशन और ट्रांसलेशन के साथ ना पार्टिकल साथ साथ वाइब्रेट भी करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी करता रहता है आगे पीछे। तो वो हम लोग कंसिडर जनरली अपने क्वेश्चंस में नहीं करते हैं जब तक बोला ना जाए, ठीक है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 2, ऐसा लिख सकते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम R2। बट बेटा ये हम लोग जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी का वाइब्रेशन, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सो यहाँ पर लिख लेंगे इट इज कंसीडर्ड ओनली व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 5000 केल्विन। समझ रहे हो? 5000 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी ये कंसीडर किया जाएगा और क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको 2 और ऐड करना होता है, वरना आपको लेने की जरूरत नहीं है, ओके। सर आपने आई लिखा है,
हाँ बेटा, ये आई लिखा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और ये साथ में एक्स एक्स, यहाँ पर वाई वाई, और यहाँ पर ये जेड जेड लिखना है, ठीक है। व्हाट इज आई? आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप रोटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। Sir, can you please scroll up? टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सर इससे थोड़ा ऊपर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ऊपर थोड़ा दिखा दीजिए ना। नहीं इतना नहीं सर, नीचे थोड़ा, ये नहीं इससे नीचे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। नहीं, वो लाइन बच गया था, वो स्टार वाला। बेटा ये लाइन आपने डायग्राम में भी लिखी थी, पता है? हाँ सर, बट मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। हाँ प्लीज खोल। ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। बेटा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं। इट शोज फ्लक्चुएशन ऑफ, या फिर वी कैन से वाइब्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और वो तभी होता है जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, ठीक है। चलिए अब मैं रेडीमेड वैल्यू लिखा रहा हूँ, वही आपको याद रखनी है। इतनी जो महाभारत जो आपको लिखाई है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब जो लिखाने जा रहा हूँ वही आपको याद रखना है, ठीक है। सर तो सबसे पहले सर प्लीज मूव अप। यस सर, आप नोट कर लो, मैं आपको इनफ टाइम प्रोवाइड करता हूँ, ये पूरा नोट कर लो, फिर मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू लिखाता हूँ, और वो वैल्यूज ही आपको याद रखनी है, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चीज, बट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, इसलिए एक्सप्लेन करने का कोई तुक नहीं बनता। और जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लोगे, उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। इसलिए आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ एफ की वैल्यूज याद रखना, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दो। बेटा ये बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। सर व्हाट हैव यू रिटन द ब्रैकेट इन सेकंड लाइन? बेटा द सेकंड पॉइंट बेटा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, सेकंड वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस, मतलब वो एक्स एक्सिस के लिए ना, तो एक्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये वाई एक्सिस के लिए, फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। सर सर ये रोटेशन इन 3 एक्सिस हम प्रॉपर्ली रोटेशन चैप्टर में सीखे, और बेटा वहां पर आपको एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं मिलता है, वहां पर सिर्फ एक्सिस की बात होती है, ठीक है ना। ये तो बस यहाँ पर ऐसा ही, ये सब ना कंसीडर किया उन लोगों ने, अजम्पशन है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने अज्यूम किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस है। ओके नहीं सर, आई एम सेइंग इन रोटेशन चैप्टर वी विल लर्न इन डिटेल ना कि कैसे होता है, मतलब 3 एक्सिस में डिवाइड कर दिया कैसे। वो 3 एक्सिस में डिवाइड नहीं करना, वहां पर एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, वो आपको बेटा वो आपको समझ आ जाएगा, आप इतना मत सोचो, ठीक है। ओके सर, वो वाइब्रेशन वाला बता दो ना प्लीज। वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? फ्लक्चुएट करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, इसलिए उसको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेशनल के मतलब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता पेंडुलम ना, पेंडुलम जैसा टाइप, जैसे उसमें पी और के ई है। आप वी कैन से एसएचएम कर सकते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, वो अपनी जगह पर क्या करने लगते हैं, वो इस तरह से रैंडम मोशन करने लगता है। रैंडम मोशन तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ वाइब्रेशन और होने लग जाता है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी खुद वाइब्रेट करने लग जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी वाइब्रेट करने लग जाती है। सर what have you written in the third bracket last word? It is considered only when temperature is greater than 5000 Kelvin. Okay, it is considered only when temperature is greater than 5000 Kelvin. यदि टेम्परेचर 5000 Kelvin से ज्यादा है तो ही आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है, वरना नहीं लेना है। ओके और बेटा इसको हम लोग जनरली यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
हमारे को बस सिंपल नॉर्मल कंडीशन में काफी हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। अब जो लिखवाऊंगा वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, बेटा फॉर मोनो एटॉमिक गैस क्या हो जाएगा इसके नीचे, बेटा मोनो एटॉमिक के नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हीलियम, ऑर्गन, एटसेट्रा। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल। कैसा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल। तो आप बोलोगे कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इसलिए क्या आ गया 3, टोटल 3 होगी। फॉर डायटोमिक, फॉर डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा इसके लिए अपन लिखते हैं 5। कितनी लिखते हैं 5, जिसमें 3 जो होती है वो ट्रांसलेशनल होती है और 2 जो होती है वो रोटेशनल होती है, ठीक है। बस आपको ये डेटा याद रखना है, ये वैल्यूज ही याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पॉली एटॉमिक लीनियर, पॉली एटॉमिक लेकिन लीनियर, तो उसके लिए 5 होगी, जिसमें ट्रांसलेशनल होगी 3 और रोटेशनल होगी 2। लेकिन पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर आ गया तो नॉन लीनियर, Sir, why is the F for diatomic and polyatomic the same? क्या डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक, बेटा मैंने आपको बताया था ना कि डायटोमिक ये 2 हो गए, इट वैल्यू सेम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के अबाउट इसके लिए क्या आ रहा है 0, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट नॉन जीरो। लेकिन लेट से एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, इन सब के लिए भी एक्स एक्सिस के अबाउट 0 लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट नॉन जीरो, है ना। तो इसलिए इसकी Okay. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इन दोनों ही केसेस में हम लोग लिख सकते हैं 2, वाई और जेड के लिए, एक्स के लिए 0, लेकिन इसके लिए Okay, 6 sir. हो जाएंगे। हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा, Nothing, sir. नथिंग, ओके। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये ही डेटा जो है आपको याद रखना है, रिमेम्बर, ठीक है। स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऊपर वाला सारा भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो बेटा ये चीज आप भूल जाओ तो कोई बात नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो चीज आपको बोर्ड्स के लिए काम आएगी, वो चीज आपको बोर्ड्स के लिए काम आएगी, स्कूल एग्जाम के लिए काम आएगी मतलब। Sir, हाँ बेटा, polyatomic linear means basically methane and ethane, right? हाँ Okay, sir. यस बेटा। आप पॉलीएटॉमिक में ट्राइएटॉमिक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी पॉली में ही आ गया, ठीक है ना। हाँ जैसे आप CH4 ले लेते हैं, मेथेन, बेटा ये कैसा हो जाएगा, मेथेन गैस जो है ये क्या हो जाएगी, ये नॉन लीनियर एंड पॉलीएटॉमिक हो जाएगी, ठीक है। Okay, sir. स्ट्रक्चर तो याद ही है सबको इस तरह से, है ना, पिरामिड शेप, कुछ क्वाड्राहेड्रल क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, यस हाँ, टेट्राहेड्रल, हाँ जी। तो आपको कोई टेंशन नहीं है बेटा, आपको जनरली जो क्वेश्चन में मिलता है वो डायटोमिक और मोनोएटॉमिक ही मिलता है, 99% केसेस में आपको डायटोमिक एंड मोनोएटॉमिक ही मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 1% केस है कि कुछ और हो सकता है, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस समझ गए ना, हीलियम, ऑर्गन और ये सब कुछ। और डायटोमिक में आप H2N2O2 ये सब ले सकते हो। पॉलीएटॉमिक में आप ट्राइएटॉमिक का एग्जांपल ले सकते हो, CO2, ओजोन, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो ये आपको मेनली याद रखना है, यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बेटा हाई टेम्परेचर होने पर मोनोएटॉमिक, हाँ, तो बेटा हाई टेम्परेचर होने पर क्या होगा बेटा, 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो।
लेकिन मोनो एटॉमिक में आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि मोनो एटॉमिक की साइज जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए मोनो एटॉमिक में आपको कुछ नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ डायटोमिक में आपको क्या करना है, 2 और ऐड कर लेना है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? डायटोमिक पॉलीएटॉमिक इन दोनों में हम क्या करेंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर लेंगे जब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 5000 केल्विन हो, लेकिन वो केस हमारे लिए जनरली नहीं आता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, छोड़ दो उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नोट बना के लिख लेते हैं, है ना? नोट एट टेम्परेचर greater than 5000 Kelvin, degree of freedom of monoatomic remains same. Directly the degree of freedom of diatomic and polyatomic increases by 2। ठीक है, मतलब कि जहां 5 लिखा है वहां 7 हो जाएगा। ठीक है, और 6 लिखा है वहां 8 हो जाएगा। सर सर जो ब्रैकेट में लिखा है वो याद करना है, बेटा रोटेशनल ये और तो सिर्फ आपको ट्रांसलेशनल नहीं, सेपरेटली। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ओके आपको सिर्फ ये वैल्यूज ही याद रखनी है। वो ब्रैकेट में तो बस आपको दिखाने के लिए लिखा है कि कितनी कौन सी डायरेक्शन की वजह से आ रही है, किसकी वजह से कितनी आ रही है। ठीक है ना? तो 3 एंड 5 ये मेन डेटा है। क्लियर बच्चों? आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने रिमेम्बर करके लिखा है, यही चीज याद रखनी है। नोट क्या वाला हुआ बेटा? सर, नोट वाला पार्ट दिखा सकते हैं क्या नीचे का? वो दिख नहीं रहा है हाँ स्क्रीन पे। हाँ जी। At temperature greater than 5000 Kelvin, degree of freedom of diatomic and polyatomic molecules या gas increases by 2। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक यदि 5000 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर है तो 2 से उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाता है, 5 की जगह 7 हो जाता है। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में वो यूज नहीं होता है, इसलिए अपने को बस ये नॉलेज के लिए बस। सर मोनोएटॉमिक में क्यों नहीं होगा? बेटा उसकी उसमें भी साइज वाइब्रेशन नेग्लिजिबल है, है। वाइब्रेशन भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन भी होगा तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनली की तरह ही ले लेंगे, और वो एग्जैक्टली इतना अच्छे से हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए आप वाइब्रेशन को छोड़ ही दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको ये नॉर्मल केसेस में लेनी है ये वाली। ठीक है, वो निग्लेक्ट कर देते। यस। सर और मोनोएटॉमिक में कैसे होगा, लाइक वाइब्रेशन? बेटा मोनोएटिक एटॉमिक में जो होगा वो ट्रांसलेशन की तरह ही उसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग। राइट लेफ्ट वैसे। यस, बट क्योंकि उसमें उसका तो शेप तो बहुत हम, बहुत छोटा है ना, इसलिए। सॉरी मोनोएटॉमिक नहीं, डायटॉमिक में कैसे होगा वाइब्रेशन? अब बेटा मैं वाइब्रेशन करके नहीं दिखा सकता, आप ये समझ लो कि उसके काइनेटिक एनर्जी का वाइब्रेशन है। ठीक है ना? ये चीज बेटा आपको एसएचएम पढ़ोगे ना उसके बाद समझ आएगा। ठीक है, ओके सर। तो आप बस इसको याद रख लो, दैट इज ओके। आपको ज्यादा इस पे डिटेल में डूबने की जरूरत नहीं है, वरना एक ही चीज में हमारा टाइम पूरा निकल जाएगा ना। जस्ट यस रिमेंबर सर। दिस वैल्यूज। आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की वजह से होती है। ठीक है, और मोनोएटॉमिक की साइज बहुत छोटी होती है, सिर्फ एक स्पीयर, वो भी नेग्लिजिबल रेडियस का, इसलिए उसके लिए सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल होती है। लेकिन डायटोमिक में क्या होता है, डायटोमिक लीनियर में या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर में, तो जो लीनियर जो डायमेंशन है उसकी, उसके अलोंग यदि एक्सिस ले ले तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो 0 होगी, लेकिन बाकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी उनके अबाउट तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी ही। तो हम 2 पार्ट्स कंसीडर कर सकते हैं, एक y का और एक z का। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशनल के लिए तो सबके लिए 3 ही होता है। बेसिकली
आप बोल सकते हो मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5। ठीक है, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और सर ये यही हर नोट जगह है। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए भी है? हाँ हाँ बेटा, ये आपको मतलब पॉलीएटॉमिक चाहे लीनियर हो या नॉन लीनियर, दोनों के लिए आ गया वो, ठीक है ना। यस सर। यस, चलिए ये चीज कंप्लीट हुई। अब लिखिए बेटा, ये पूरा टॉपिक था ना, ये पूरा टॉपिक में कोई समझने की चीज है तो वो सिर्फ इतना है कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, बस यही समझने की चीज थी, और यही आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, एनसीईआरटी की डेफिनेशन फॉलो करना, और वही आपको स्कूल के एग्जाम में लिखनी है, जेई में आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक अच्छा टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत छोटा सा प्यारा सा। डिग्री ऑफ, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने लिख लिया ना। हाँ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लिखिए, लॉ ऑफ, एक्चुअली ये मैक्सवेल का लॉ है, ठीक है ना, मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए आप लिख सकते हो मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो मैक्सवेल है उसने क्या किया, उसने बोला कि इतने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, इतने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो बेटा जो टोटल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पार्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ kT, हाफ kT, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, तो हाफ kT किसको मिलेगा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा, F/2 kT। समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। बेटा ये एक लॉ है, लॉ एक्सपेरिमेंट से आता है, लॉ की कोई रीजन नहीं होता, आप उसका रीजन नहीं बता सकते, आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों होता है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो एक लॉ है, एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है, क्लियर। तो लिख लीजिए बेटा, एनर्जी associated with each degree of freedom, each degree of freedom is equal to 1/2 kT, ठीक है, आई बात समझ। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kT, यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। Sir, हाँ बेटा बोलो। sir, but we were already talking about kinetic energy, no? यस ऊपर बेटा, ये एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है, समझ रहे हो, यानी कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी का, बेटा ये टेम्परेचर की फॉर्म में है। अब देखो वहां पर तुम्हें कोई ये थोड़ी बताएगा कि मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से मूव करें, कोई बताएगा क्या, नहीं ना। हेलो। नहीं। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक गैस दे दी और बोल दिया मोनोएटॉमिक गैस है, तो बेटा आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को कितना लोगे, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर की फॉर्म में ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सर तो अगर सपोज हम हाफ एम वी एक्स स्क्वायर और हाफ के बी टी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेम आएगा? बेटा वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, बेटा वो चीज कोई मेजर भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि रैंडम मोशन होती है और वो वैल्यूज कोई फाइंड ही नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना होता है, ऑब्वियसली वो इक्वली कंसीडर किया है, ठीक है ना। ओके सर। नहीं मतलब हाँ इफ दे गिव अस सपोज समहाउ दे मेड वेलोसिटी निकाल दिया तो वैल्यू हाँ में सेम जी, आएगा? इक्वल आएगा, यस बेटा, ठीक है। ओके। लेकिन उसमें बेटा फिर वो रोटेशनल वाली भी आएगी और सब कुछ आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। सर बट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है ना, तो दैट हाफ एनर्जी एम वी। एसोसिएटेड विथ, हाँ 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 यस, तो वो वहां पर जो आएगा आपको सारी तरह की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और फिर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अबाउट उसको डिवाइड करोगे, है ना, उसको इक्वल, तो बेटा उनको हम ऐसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको बस ये लॉ है, आपको बस ये मान के चलना है, ठीक है ना।
आप मत करो रिलेट उन चीजों को, ठीक है? ओके ओके। वो बस आपको, वो भी आपको वैल्यू थोड़ी बता रहा था, वो तो आपको बता रहा था कि मतलब इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ अब सो ये लाइक नहीं बोल हाफ। सकते कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वल है नहीं है, वो हमें नहीं पता। हम बोल सकते हैं कि बस उसको डिवाइड कर सकते हैं, कि उसका एक्स में कुछ पार्ट हो सकता है, वाई में कुछ पार्ट हो सकता है। समझ रहे हो? तो इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एफ, देन तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1/2 kT। अभी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F/2 kT। समझ गए बच्चों? समझ आया? तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटली उनको मिला, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जस्ट 1/2 kT। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F/2 kT। तो हम बोल सकते हैं क्या कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होगी? बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 kT। यस और नो? यस सर। यस, है ना? और बेटा शुरुआत में हम लोगों ने जब डिराइव किया था, शुरुआत में, है ना, कहाँ गया, शुरुआत में हमने किया था, यस, ये रहा। तो हमने कहीं पर, यस, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी थी? 3/2 nRT, है ना? और ये देखो 3/2 kT आ रही है। लेकिन उस वक्त जब ये चीज डिराइव की थी तो उस वक्त सिर्फ मोनोएटॉमिक ही मानकर चल रहे थे। समझ रहे हो? क्लियर? फिर टाइम के साथ और ज्यादा रिसर्च होती गई तो बाद में उन लोगों ने बोला कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक। मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 kT इज ओके, लेकिन डायटोमिक है तो 5/2 kT लेना पड़ेगा। आई बात समझ दोस्तों? क्लियर? ठीक है? यस सर। यस। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। या और भी ऊपर जाना है बेटा? इतना ही? तो आपको मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप नहीं भूलोगे, ठीक है? इसको आपको हमेशा याद रखना है। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे जेई, दोनों में ये यूज होगा। एक्चुअली जेई में क्या होगा, जब भी आप इंटरनल एनर्जी निकालोगे ना तब ये यूज होगा। तो वो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है? सर हाँ बेटा बोलो। सर लॉ में एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है ना, तो लाइक व्हिच एनर्जी वी आर टॉकिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट, वी कैन से टोटल एनर्जी, है ना? एक्चुअली क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बट बेटा आइडियल गैस के लिए आपस में इंटरेक्शन जीरो होता है, राइट? इंटरेक्शन यस सर। वंडरवॉल फोर्स जीरो होता है, इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है। तो वहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है। तो बेटा वहां पर टोटल एनर्जी बोलो चाहे काइनेटिक एनर्जी बोलो, सेम होता है, ठीक है? क्लियर? ओके सर। यस यस। इसलिए मैंने यहाँ पर एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है। अब आगे इंटरनल एनर्जी जब लिखवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आपको वहां पर लिखवाऊंगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि आपस में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है आइडियल गैस के लिए, इसीलिए। और हम जो कुछ भी करते हैं आइडियल गैस के लिए ही करते हैं, ठीक है? तो ऐसे आ रहा था, मतलब के ई प्लस पी हाफ के बी टी दे रहा था, तो पी तो निग्लेक्ट कर दिया, तो यही आ हाँ रहा फिर। हाँ, ओके ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। सर, तो फिर सपोज मोनो एटॉमिक गैस है, हम्म तो उसका जो ट्रांसलेशनल वाला आ रहा था, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, हम्म, तो उसका मैग्नीट्यूड विल बी सेम टू F/2 kBt ना? हाँ। ओके ओके बच्चों, आगे बढ़े।
चले, नोटेड। क्लास इज स्टिल 9 ओनली बच्चों, ठीक है, क्लास इज स्टिल 9 o'clock। चलिए नेक्स्ट डालिए हेडिंग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, बेटा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, बट इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या है बेटा, आपको पता है कि किसी भी गैस के लिए यदि हम टोटल एनर्जी की बात करें या इंटरनल एनर्जी की बात करें, उस गैस की एनर्जी बेसिकली, तो वो दो पार्ट्स की वजह से होती है, एक तो काइनेटिक की वजह से और एक पोटेंशियल। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो बेसिकली इसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है, क्लियर। तो मैं इसका पूरा रीजन के साथ नोट करवा रहा हूं, जल्दी से लिखो। द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, प्लीज शो अ बिट ऑफ अपर पार्ट। या ठीक है, काफी है। तो बच्चों लिखते जाओ, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, internal energy of a system is the sum of, is the sum of kinetic and potential, kinetic and potential energies, ठीक है, of the molecules, of the molecules। मतलब उस सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा, उन सब की काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है, उसकी इंटरनल एनर्जी मिलती है। तो इंटरनल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम इज, यहां पर लिखते हैं द इंटरनल एनर्जी यू, द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम इज function of, function of temperature and volume, is function of temperature, temperature and volume, ठीक है। देखो टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम कैपिटल वी बोल सकते हैं, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि U इज फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है बेटा, एक तो टेम्परेचर का और साथ ही साथ वॉल्यूम का, ठीक है ना, इन दोनों का फंक्शन होता है जनरली, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, आइडियल गैस के लिए, इन केस ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि हम सारी चीजें आइडियल गैस के लिए ही कर रहे हैं, इन गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स इज 0। इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, यदि आप उसको 0 ले लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, हेंस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो 0, आल्सो 0। बेटा जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होते हैं उन्हीं की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो बेटा वही चीज एब्सेंट हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी नहीं सिस्टम की, फिर 0 होगी, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही फिर पार्टिसिपेट करेगी, हेंस क्या हो गया, हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो 0, ठीक है। तो इन दिस केस, in this case
the internal energy is only due to kinetic energy, only due to काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होती है सर आइडियल गैस। हाँ सर, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे क्यों डिपेंड करेगा? बेटा देखो, ये गैस का जो वॉल्यूम है तो उसमें कितने सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वॉल्यूम का फंक्शन होता है। ओके क्लियर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है। बट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स तो सेम ही रहेगा ना या वो ऑलवेज? तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स के लिए होता है ना। यदि आपको देखो, आप एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो ना, देखो एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, बेटा इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट इज यस ओके। लेकिन आपने एक गैस ले ली, तो आप एक ने एक गैस ले ली, तो आप क्या करोगे, टोटल गैस का वॉल्यूम लोगे और उस वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं, और अकॉर्डिंगली आप सब बात करोगे कि हाँ इतने सारे मोल्स हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसके अकॉर्डिंग इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है। ठीक है ओके सर, मतलब वो कोई फॉर्मूला होता है ना पी निकालने का? बेटा, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। यस यस। ओके, तो हम लोग यहाँ पर भी उसकी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, बेसिकली आप ये बोलो कि अभी भी ये क्या है, अभी भी ये वॉल्यूम का फंक्शन तो है ही, जहां पर भी नंबर ऑफ मोल आ जाए तो आप वहां पर बोल सकते हो कि मतलब एक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रेजेंट है ना, समझ रहे हो। मतलब एक हाँ कंटेनर लिया, उस कंटेनर के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी वॉल्यूम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, उससे बाहर वालों की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में यस आई। सर, यस हाँ सर। तो मतलब कोई सेकंड प्लीज डेंसिटी स्क्रॉल टाइप? अप। हाँ जी, आप इसको लिख लो बेटा जल्दी से। सर मतलब डेंसिटी टाइप देख रहे हैं ना, हाँ हाँ लाइक हाँ, हाउ मेनी यस। मॉलिक्यूल्स पर वो, और कितना इंटरेक्शन होगा बीच में? हाँ तो अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट जस्ट व्हाट, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। हमने ऊपर देख लिया ऑलरेडी, F/2 kT, ये एक मॉलिक्यूल के लिए होता है। तो अब जब पूरी गैस के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे आप, यस, पूरी गैस के लिए क्या लिखना चाहिए बोलो। तो बेटा ये क्या होगा, ड्यू टू इनटू एन ओनली ना, काइनेटिक एनर्जी, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। which depends on द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और उसकी वैल्यू हम लोगों को अभी अभी पता चली, क्या, एक मोल के लिए तो होता था F/2 kT। अब पूरी गैस के लिए बात कर रहे हैं तो F/2 RT लिख सकते हो, और लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ मोल्स, तो F/2 nRT आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फॉर n moles of ideal gas, n moles of ideal gas। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपका पूरा काम हो गया। ऊपर जो भी इतनी सारी लाइंस लिखी थी इन सबको आप चाहे भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इट्स important, just remember this formula, okay। internal energy of n moles of ideal gas is F/2 nRT।
F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, N नंबर ऑफ मोल्स, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ओके क्लियर? सर R मतलब गैस कांस्टेंट। यस ये कैसे आया ये? बेटा ये ऊपर वाले से ही आया ना, ये एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, एक मॉलिक्यूल के लिए, तो बेटा अब आपको पूरी गैस के लिए चाहिए, तो K और R में रिलेशन तो आपको पता ही है। ठीक है ये n by n है ना? हम्म फिर नंबर ऑफ एक मिनट, ठीक है तो U इज टू F by 2 nRT, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है बस, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू याद रखनी है बस। और बाकी ये फॉर्मूलाज ऊपर वाले वी आर एम एस, वी एम पी और वी एवरेज, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। हाँ जी, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, सॉरी मैक्सवेल्स कर्व में है ना, वो चीज मैं आपको पढ़ा देता हूँ अभी। ठीक है चलिए दोस्तों, तो मेरे को एक बात बताना अभी, आप इंटरनल एनर्जी नोट किया सबने? एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं वो चीज आपको सर दूंगा। फॉर्मूला ठीक है कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये वाला? सर डन। डन बेटा। जो मैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो चीज मैंने आपको नहीं लिखाई है, वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में अभी दे रहा हूँ, और आप खुद ही उसी चीज को निकाल लोगे। ठीक है ना, बहुत आसानी से। देखो कैसे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, और इस पर स्टार मार्क डालना। ठीक है Sir, can you please scroll a little up? हाँ जी, इज इट सफिशिएंट? Can you show the last line after due to kinetic energy? ओके Yeah, thank you. ठीक है बच्चों, तो अपना वैसे देखा जाए तो खत्म हो चुका है क्या, KTG। नेक्स्ट क्लास से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली। चलिए, अब जो मैं क्वेश्चन आपको लिखवाने वाला था वो ये रहा। फॉर अ गैस इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में एक गैस है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व is given for temperature T1 and T2. For temperature T1 and T2, which one is greater? Which temperature is higher? Which temperature is higher? आपको ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आपको 2 कर्व्स दिया है, ये dn by dv versus v, सर जिसका VMP हाई होगा उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा ना? ये 2 कर्व आ गए आपके पास, ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, या तो which temperature is greater, higher? सर ये केमिस्ट्री में हो चुका ये केमिस्ट्री में हो चुका है, वेरी गुड, है। यस सर। नाइस। तो बता दो आंसर। T1 is greater than T2. So, can you show सोच लो। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? the whole Yes, question? this is the entire question. Thank you so
या तो आपसे मैंने एक सिंपल सी बात पूछी, विच इज ग्रेटर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर, तो आपको दिख रहा है कि T1 T2 दोनों के नीचे एरिया अंडर द कर्व इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? एरिया अंडर द कर्व इसलिए इक्वल होगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट, क्योंकि क्लोज कंटेनर है। हाँ, अब आपको बात करनी है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। बेटा आप क्या करो, पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइंस खींच लो ऐसे। यहाँ पर इसका पीक है लेट से, तो ये पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो बेटा ये VP1 है और ये VP2 है। ये चाहे RMS ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो बेटा VP1 इज लेसर देन VP2, डू यू एग्री? VP2 आगे आ रहा है ना, ज्यादा राइट साइड आ रहा है, तो VP2 इज ग्रेटर देन VP1। और हमें पता है कि सेम गैस है तो मास सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब VP इज प्रोपोर्शनल टू, हमें सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। हम यहाँ बोल सकते हैं कि रूट ऑफ T1 इज लेसर देन रूट ऑफ T2, एंड डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या कि T1 इज लेस देन T2, T2 इज हायर, T2 इज हायर। क्लियर? ओवर? समझ आया कि नहीं? वेरी गुड, बस इतना सही, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। चाहे आप यहाँ पर VRMS ले लेते, चाहे V मोस्ट प्रोबेबल ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जितना ये फ्लैट होता जाएगा टेम्परेचर ज्यादा है उसका, ये समझ लो। ओवर, फिनिश, खत्म। ठीक है, आपको Sir, can you please show the entire part? Means, can you just zoom out? यस, ये पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये ड्रॉ किया है, ये समझ लो बस। हाँ, आई विल शो यू द एंटायर पार्ट। लीजिए, ओके बच्चों, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। मैंने बोला था आपको ये चीज केमिस्ट्री में भी है ना, इसलिए ज्यादातर टीचर पढ़ाते भी नहीं है इसको फिजिक्स में, सिर्फ केमिस्ट्री में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सर तो ये चैप्टर हो गया खत्म? Are you ending the lecture? कैट, ये बेटा KTG खत्म हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें मॉड्यूल में क्वेश्चंस है इसका? हाँ बेटा, होंगे, डेफिनेटली होंगे। ओके सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सर कैन यू शो अपर पार्ट? बट बेटा इसका आपको अलग अलग नहीं दे रखा होगा, ये सब कुछ आपको एक साथ मिक्स दे रखा होगा, है ना। अच्छा ओके सर। तो वो डिग्री और जो फ्रीडम है, हाँ, उसमें वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कैसा है वो, मतलब सर कैन यू टेल द रोटेशनल वाला? बेटा आप इसकी वैल्यू याद रख लो, इतना मत सोचो। रोटेशनल वाला ये समझ लो कि तीन एक्सिस के अलोंग आप उसकी रोटेशन की एक्सिस कंसीडर कर सकते हो, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग, या वाई एक्सिस के अलोंग, या जेड एक्सिस के अलोंग। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और उसी के अलोंग आपने कंसीडर कर ली एक्सिस, तो बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट भी 0 हो जाएगा। बट वाई और जेड के एक्सिस उस कंडीशन में 0 नहीं होगा। रोटेशन, तो बेटा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख जाओ, फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा ओके सर। Thank you, sir. Can you show the question once? Yes, beta. This is the question. ठीक है, आपको VP नहीं दिया है, वो मैंने क्या किया, पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉ किया है, और मुझे पता है कि VP जो है रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है ना, इसलिए। Done, sir. Thank you. ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और विल डिस्कस द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ओके Okay, sir. Bye. Thank you. बाय बाय, रिवाइज करना है ना।